Hello everyone and welcome to DNA Education. I am Himanshi and in this session we will be beginning with a new chapter, that is electricity. Today's topic is current, potential and Ohm's law. First of all, we have to understand what electricity is. Electricity or current is actually a form of energy and nothing else. It is just a form of energy that helps us to run various electrical equipments like geysers or chargers and other things which all run on electricity. In more defined terms, electricity or current is defined as the amount of charge passing through a unit area. Now, first of all, we have to understand about charge. As we have learned that there are two types of charges in a material, जैसे कि हमने क्लास 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा था. तो वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव चार्जेस एंड प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिव चार्जेस. नाउ वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि एक एटम में प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इट इज टाइटली बाउंड, बट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस and they are loosely bound, and even elements can lose and gain electrons. Hence, basically, in any substance, it is the electrons which can flow or move and not the पॉजिटिव चार्जेस. हाउएवर जब इलेक्ट्रिसिटी या करंट की डिस्कवरी चल रही थी, उनकी स्टडीज़ चल रही थी, उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन. इसीलिए जो करंट की डायरेक्शन है वो हम बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस लेते हैं. फॉर एग्जांपल, ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक बल्ब है, स्विच है और एक सेल है. इस सेल में नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, बट इस सर्किट में हम करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं. दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन opposite to the direction of flow of electrons. This is a basic convention that we use in electricity and circuits. Now, the charge on an electron is fixed, that is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Coulomb is the SI unit of charge and its symbol is capital C. Now, once we have understood about charge, now let us understand what the definition of current that we mentioned here means. इसका मतलब है कि current is defined as the amount of charge flowing through a conductor per unit time. सपोज ये कोई एक कंडक्टर है, सपोज एक वायर है, उसका एक सेक्शन है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे. बाय द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. अब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो सपोज हम इस वायर का एक सेक्शन ले लेते हैं, यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिया, सपोज 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया ले लिया. नाउ हम एक टाइम फिक्स करेंगे, से हमने 5 सेकेंड्स फिक्स करें एंड नाउ वी कैलकुलेट कि 5 सेकेंड्स में इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितना चार्ज फ्लो करता है. तो हमने काउंट किए और हमने सपोज 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 सेकेंड्स में इस एरिया को क्रॉस करते हैं. तो टोटल चार्ज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 इंटू चार्ज, 5 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम. ये चार्ज हो गया एंड टाइम वी हैव टेकन 5 सेकेंड्स. सो दिस चार्ज अपॉन टाइम विल गिव द करंट दैट फ्लोज थ्रू दिस यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया. So this is current and the SI unit of current is ampere because it is named after the scientist Andre Marie Ampere who discovered it. And the symbol for ampere is capital A. Now this is all about current and charge. The next topic we have to understand about is electric potential and potential difference. Now we have learned already that like charges repel each other and unlike charges attract each other. It means कि अगर कोई भी एक चार्ज है तो वो अपने आसपास के एरिया में एक इन्फ्लुएंस देता है. वो इन्फ्लुएंस अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. तो सपोज अब एक पॉइंट है, पॉइंट A, इस पे हमने एक यूनिट चार्ज रख दिया. यूनिट का मतलब होता है 1, यानी कि से 1 कूलम चार्ज हमने पॉइंट A पर रखा. तो वो चार्ज अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करेगा जहाँ पर उसके इंटरैक्शंस या उसका इफेक्ट दिखेगा. अब सपोज करते हैं एक और यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जो हमने इन्फिनिटी पे रखा है. इन्फिनिटी कहने का मतलब ये होता है कि वो जो चार्ज है वो इस चार्ज के फील्ड से, इसके इफेक्टिव फील्ड से दूर है, मतलब उस पर इस चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. अब सपोज हमें इन्फिनिटी से वो चार्ज
मूव करके और पॉइंट ए तक लाना है तो उसमें हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। वो जो वर्क डन है वो हमें हो सकता है अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट करना पड़े या फेवर में करना पड़े या रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट करना पड़े। तो दोनों ही केसेस में हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। सो दैट वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज जो हम लेकर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। यानी कि वी कैन डिफाइन दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन in bringing one unit charge from infinity to that point. I hope now you clearly understand what the definition means कि अगर एक यूनिट चार्ज को हमें इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेके आना है तो जो हमने वर्क डन करना पड़ेगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल को हम सिंबल V से डिनोट करते हैं एंड इट्स SI यूनिट इज वोल्ट्स, अगेन डिनोटेड बाय कैपिटल V। एक दूसरा टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस। इस केस में हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक चार्ज को लाए थे, बट सपोज कि दो पॉइंट्स हैं जो आसपास हैं और हमें अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाना है। अगेन इस चार्ज का भी एक इन्फ्लुएंस होगा और इसका भी एक इन्फ्लुएंस होगा। अगर हम एक चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लेकर आते हैं तो जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज जो हमने मूव करा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी का। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल बिकम्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज। SI unit of work is joule, SI unit of charge is coulomb. So it becomes joule per coulomb or volts. So this is all about electric potential and potential difference. Next we have to move on to circuit diagram. Any electrical circuit can be represented by various symbols. These are some symbols that I have listed here for reference. For example, this symbol indicates switch in on position. In on position, the current flows through the circuit. This indicates switch in off position when the current does not flow. It is a cell. The smaller line represents negative terminal and the longer line represents positive terminal. Combination of cells, this is the symbol of battery. This is the symbol of ammeter, voltmeter, galvanometer. It is a symbol of resistance and it is variable resistance. Now we will understand about resistances in the next topic, but we have to understand about these three. Voltmeter detects the value of potential difference between 2 points in a circuit. Similarly, ammeter determines the value of current in a circuit, and galvanometer detects the presence or absence of current in a circuit. Now next is Ohm's law. It is based on the name of the scientist whose name was Ohm, and he found out that किसी भी कंडक्टर में जब जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं दो पॉइंट्स के बीच में तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में फ्लो करने वाला करंट भी बढ़ जाता है। दैट मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल और V upon I is constant. This constant is called resistance. So the formula becomes V is equals to IR. This particular formula represents Ohm's law, but the condition is that temperature and pressure should remain constant. Now this constant R is called resistance and its SI unit is ohm, whose symbol is like this. And this is a graphical representation of Ohm's law. As you can see that the graph between V and I is a straight line because they indicate direct proportionality, and the slope of this line gives the resistance. As you can see, the slope will be given by AB upon BC, which is V upon I, that is resistance. Now there are various factors on which resistance depends. For example, resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area. For example, in these cases, if the length is more, resistance will be more. The area is more in case 2, then resistance will be less because area is inversely proportional. Combining these two, we will get R is proportional to L by A, and we will get R is equals to rho L by A, where rho is the
coefficient of resistivity, it is the proportionality constant. So there is a difference between resistance and resistivity. R is resistance and rho is resistivity. resistivity की SI यूनिट अगर हम फॉर्मूला से देखें तो ओहम, एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, इट बिकम्स ओहम मीटर. रेजिस्टिविटी मटेरियल स्पेसिफिक होती है, यानी कि अगर हम आयरन लें तो उसकी एक डेफिनेट रेजिस्टिविटी है, सिल्वर लें तो उसकी एक डेफिनेट रेजिस्टिविटी है. तो इट वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल एंड इट ऑल्सो वेरीज विद टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स की रेजिस्टिविटी आप देख रहे हैं बहुत ही कम होती है, 10 to the power -8 to 10 to the power -6 की रेंज में. दैट्स वाई मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है. इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, 10 to the power 12 to 10 to the power 17. सिमिलरली सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है. सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं पहले भी, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा. सिमिलरली एलॉयज की रेजिस्टिविटी मेटल्स की रेजिस्टिविटी से ज़्यादा होती है, और अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसमें हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी. इसीलिए एलॉयज हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ होते हैं और मेटल्स ट्रांसमिशन केबल्स में रिलीज होते हैं, जिसमें कि हीट कम जनरेट हो और इजीली करंट पास करे. अगर हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें अलग अलग केसेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी मटेरियल. फॉर एग्जांपल कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मोशन में हैं और टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी. इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. टेम्परेचर देने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं और करंट फ्लो कर सकता है. सिमिलरली सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, यानी कि करंट ज़्यादा फ्लो करने लगेगा. सो दीज आर द केसेस डिपेंडिंग अपॉन द चेंजेस इन द सिचुएशंस. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन लॉग इन टू www.dnaeducation.com. थैंक यू.